वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। लास्ट मंथ इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, तो ये पॉलिसी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले। तो इस पॉलिसी को जानने के लिए इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन, तीसरा अदर चेंजेस है और चौथा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होंगी और क्रिटिसिज्म क्या है इस पे। तो इस एजुकेशन पॉलिसी की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी कि बच्चों को बड़े बड़े बैग पकड़ा देते हैं और उनको प्रैक्टिकलिटी में कुछ आता नहीं है। जो हमारी पहली पॉलिसी थी वो आई थी 1968 और 1986 में, तो ये 34 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी आई है अब 2020। तो इसमें बहुत सारी अच्छी चेंजेस भी हैं। तो इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की जो स्टडी है वो 2015 से ही हो रही है और इसका जो ड्राफ्ट था वो 2019 में गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया था और लोगों से सजेशंस मांगी थी कि आप अपनी सजेशन दो, क्या चेंजेस और हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो लाखों लोगों ने इस पे सजेशन दी हैं जिनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि इन्होंने 37,000 प्लस सजेशन जो है वो मानी है और गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि सारे विलेजेस से डिस्कशन की गई हैं, सारे ब्लॉक्स, अर्बन लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट्स, इन सबसे यूटीज से इसकी डिस्कशन की गई है, फिर इस पॉलिसी को बनाया गया है। तो जो सजेशन आई थी उनमें पेरेंट्स की भी सजेशंस हैं, एजुकेशनिस्ट की भी सजेशन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सजेशन है। तो इन सारी सजेशंस को मान के ये पॉलिसी बनाई गई है। तो ये पॉलिसी की हाईलाइट्स हैं। इसमें पहला तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसने ये पॉलिसी बनाई है, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा है। सेकंड, इस पॉलिसी में इन्होंने सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात की है कि जितने भी हायर एजुकेशन को गवर्न करते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, तो उनको अबॉलिश करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा जो सारे कॉलेजेस को गवर्न करेगा। थर्ड है अफिलिएशन सिस्टम है, जो कॉलेज अफिलिएट होते हैं यूनिवर्सिटी से तो उनको हटाया जाएगा 15 साल में। सारे कॉलेजेस जो हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज बनेंगी और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जिसमें सारे ही कोर्सेज एक ही कॉलेज में होंगे, एक ही यूनिवर्सिटी में होंगे, जिसमें टेक्निकल कोर्सेज भी हो सकते हैं, जिसमें आर्ट्स के कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो सारे कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा और इसमें प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं, दोनों को सेम ही नॉर्म से गवर्न किया जाएगा और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो डिटेल में बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो स्कूल एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करेंगे प्री स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन तक। तो नर्सरी, किंडरगार्टन जो है वो पहले सरकारी स्कूलों में नहीं थे, तो सरकारी स्कूलों में भी अब नर्सरी, केजी को जो है वो लाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम 100% जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को लेके आएंगे 2030 तक। 2030 तक जितने भी बच्चे हैं उन सबको स्कूल्स में एनरोल किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ये राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट है जो, उसको चेंज करेंगे। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था वो था 1st से लेके 8th तक की स्टडी फ्री दी जाती थी बच्चों को, अब इसको किया जाएगा प्री स्कूल से सेकेंडरी तक। तो सेकंड जो है, बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने ब्रेकफास्ट का जो प्रोविजन है वो भी स्कूल में रखा है कि बच्चों को स्कूल में जैसे मिड डे मील दिया जाता था वैसे ही ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा जिसमें बनाना और दूध दिया जाएगा बच्चों को। वैसे ही जो हायर एजुकेशन है उसमें 50% की जाएगी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2035 तक। तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ जो बच्चे हैं तो जो स्कूल में नहीं आते थे उनको स्कूल में एनरोल किया जाएगा। तो अब क्लासेस की बात करते हैं, क्लासेस कैसी होंगी। पहले हमारा स्कूल एजुकेशन का सिस्टम था वो 10+2 वाला सिस्टम था, अब इन्होंने चेंज करके कर दिया है 5+3+3+4 स्कूल एजुकेशन। तो इसको आगे देखेंगे ये क्या है, 5+3+3+4 क्या है। और इसके बाद जो सेपरेशन थी, साइंस वाला ग्रुप है, आर्ट्स वाला ग्रुप है, कॉमर्स वाला ग्रुप है, तो उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। अब कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। साइंस वाला बच्चा जो है वो साथ में कोई आर्ट सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंस दे दी है बच्चों को कि जो भी वो पढ़ना चाहते हैं वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से ही शुरू हो जाएगी और एक मेजर चेंज किया है कि क्लास 5 तक जो है वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई की जाएगी। तो स्कूल एजुकेशन में जो सबसे पहला मेजर चेंज लगता है वो लगता है 10+2 सिस्टम को खत्म करके
5+3+3+4 सिस्टम को लेके आना। तो अगर इसे कंपेयर करें पुराने सिस्टम से तो ये वाली चीज़ नई ऐड की गई है। पहले जो एजुकेशन थी बच्चों की वो 6 साल से शुरू होती थी, अब इसको कर दिया गया है 3 साल से। तो नर्सरी, किंडरगार्टन जो है वो ऐड किए गए हैं स्कूल्स में। पहले गवर्नमेंट स्कूल में नहीं थे, प्राइवेट स्कूल में ही होती थी नर्सरी, केजीज। तो अब ये सरकारी स्कूलों में भी आएगी। बट इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आंगनवाड़ीज, प्री स्कूल्स, बाल वाटिका के थ्रू। तो अगर हम आंगनवाड़ी, बाल वाटिका का सिस्टम देखें तो बहुत सारी स्टेट में आंगनवाड़ी का सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉलिसी में बस इसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इन्वॉल्व किया गया है। बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत बड़ा एक सवाल है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो 10+2 ही है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बट एजुकेशन के जो बेसिक पिलर्स हैं, जो टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाना है बच्चों को, जो फ्यूचर तैयार करेंगे हमारे बच्चों का, उनको लेके ज्यादा कुछ ये पॉलिसी बोल नहीं रही कि कैसे टीचर्स को प्रिपेयर करेंगे कि वो बच्चों को जो है वो उस प्रैक्टिकलिटी से पढ़ाएंगे। तो इन्होंने 10+2 का सिस्टम चेंज करके कर दिया है। पहला जो होगा वो होगा फाउंडेशन। पहले 5 साल है जो फाउंडेशन होंगे, जो पहले 3 साल है वो प्री स्कूल होंगे, फिर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को फाउंडेशन में ऐड किया गया है। इनको पढ़ाने के लिए लोकल लैंग्वेज का प्रोविजन है कि लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑलरेडी ये हो ही रहा है, लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई जा रही है। बट ये प्राइवेट स्कूल में करना बहुत ही मुश्किल है। तो फाउंडेशनल के बाद है प्रिपरेटरी, उसमें है क्लास 3 से क्लास 5 तक का। देन है मिडल में है क्लास 6 टू क्लास 8। देन उसके बाद है सेकेंडरी है क्लास 9 टू क्लास 12। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की जो है वो फ्रीडम दी गई है कि कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहले +1 और +2 में होते थे, अब ये 9 से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रीडम है बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये है पूरा सिस्टम 5+3+3+4 का। तो ऊपर से देखने में यही लग रहा है कि है तो ये 10+2 वाला सिस्टम ही है, बस इसको नाम दे दिया गया है कि 5+3+3+4 है। तो जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसकी कि ये सिस्टम 10+2 से डिफरेंट है या सिर्फ इसका नाम ही चेंज है। तो ये आगे जाके हमें पता चलेगा। एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है लैंग्वेज का। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अप टू क्लास 5 या उससे आगे भी जहाँ तक भी हो सके तो लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में ही पढ़ाई की जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि वेयर एवर पॉसिबल। तो इन्होंने ये मैंडेटरी नहीं किया, इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा है कि एक स्कूल में 3 लैंग्वेजेस होंगी और 3 लैंग्वेज में से जो 2 लैंग्वेज है वो इंडियन होनी चाहिए। अगर आपने एक लैंग्वेज हिंदी रखी है, दूसरी इंग्लिश रखी है, तो तीसरी आप फ्रेंच नहीं रख सकते क्योंकि वो इंडियन लैंग्वेज नहीं है फ्रेंच। तो तीसरी लैंग्वेज जो है वो भी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। 2 इंडियन लैंग्वेज और एक आप फॉरेन लैंग्वेज रख सकते हो स्कूल में। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी से ये मल्टीलिंग्विज्म हो जाता है, मल्टी लैंग्वेजेस में पढ़ाई की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि रिसर्च कहती है कि अगर 2 साल से 8 साल तक के बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो जल्दी सीख जाता है, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी जल्दी होती है अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखेगा वो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बट ये लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है इंडिया में। पहला तो है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही हैं। तो कोई भी प्राइवेट स्कूल है जो वो लोकल लैंग्वेज में स्विच नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है वो प्रेफर करते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ेंगे। सेकंड जो है, अगर मान लो किसी की ट्रांसफरेबल जॉब है, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब है, तो उसमें क्या होता है कि किसी की जॉब अगर आज पंजाब में है तो कल महाराष्ट्र में चली जाएगी। तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर पंजाब में पढ़ रहे हैं तो पंजाबी मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से ट्रांसफर हो गई तो महाराष्ट्र में चले जाएंगे, तो महाराष्ट्र में मराठी मीडियम स्कूल्स हैं। तो बच्चे जो है वो कैसे कोप अप कर पाएंगे कि 2 क्लास में उन्होंने पंजाबी पढ़ी है, फिर एकदम से वो मराठी कैसे पढ़ पाएंगे? तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो रखेंगे कि हमारा इंग्लिश मीडियम ही रहे। जो पॉलिसी है ये भी कोई मैंडेटरी नहीं करती कि जो लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई करनी है। ये पॉलिसी कहती है कि वेयर एवर पॉसिबल। तो इसमें प्राइवेट स्कूल कहेंगे हम कि हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है चीज़। सेकंड, बहुत सारी स्टेट हैं जो वो भी इस पॉलिसी को डिनाई कर रही हैं। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने इनकी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को डिनाई कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने डिनाई तो नहीं किया, बट ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बाद जो चेंज किया गया स्कूल एजुकेशन में वो है स्कूल का करिकुलम। तो ये नेशनल करिकुलम और एनसीईआरटी की तरफ से ये चेंजेस की जाएंगी। इसमें मेन फोकस जो है वो किस चीज़ पे रहेगा
कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे कोर एसेंशियल्स में, और जो फोकस है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे किया जाएगा। एनालिसिस बेस्ड जो है वो सिलेबस बनाया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस बनाई जाएंगी जिसमें टेक्स्ट बुक की जो लर्निंग है उसे कम किया जाएगा और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। फन और क्रिएटिव जो है लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये पूरा जो करिकुलम है अभी इन्होंने दिया नहीं है, बट ये आगे चेंज किया जाएगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जो न्यू करिकुलम है वो पहले 9th क्लास का चेंज किया जाएगा। 9th क्लास में 2021 और 22 वाला जो बैच होगा उसमें 9th क्लास का सिलेबस चेंज किया जाएगा। उसके बाद वही जो 9th क्लास अगर 10th में होगी तो उसका सिलेबस भी चेंज होगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर से ये सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो 2022 वाला जो बैच होगा बच्चों का 10th क्लास में जाएगा, उनके जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम है उनका पैटर्न भी चेंज किया जाएगा। तो बोर्ड पैटर्न चेंज करके जो उनकी असेसमेंट होगी वो अलग तरीके से होगी, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को फोकस किया जाएगा और बोर्ड एग्जाम को ईजी किया जाएगा इसमें। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम को ईजी क्यों किया जाएगा। अगर हम किसी भी बोर्ड का हम रिजल्ट देखें तो टॉपर्स हैं, जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं 99.9%, 99.8%, कई बार तो 100% मार्क्स भी होते हैं बच्चों के जो टॉप किए होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम को अगर और इजी कर दोगे तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा बच्चों को? तो इससे तो यही लग रहा है कि जो बच्चे फेल होते हैं बोर्ड एग्जाम में उनको ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे फेल नहीं हो एग्जाम में। तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों के 99% मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, तो जो टीचर्स वैल्यूएट कर रहे हैं एग्जाम को वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो बच्चों की गलती निकाल सकें। अगर 10-20 साल पीछे देखें तो इतने मार्क्स कभी भी नहीं आते थे बच्चों के। पहले यही देखते थे कि फर्स्ट डिवीजन में बच्चा पास हुआ है या सेकंड डिवीजन में हुआ है तो 60% मार्क्स वाले को फर्स्ट डिवीजन माना जाता था। तो पहले 60% मार्क्स लेके आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो पिछले 5-10 साल में ऐसा लग रहा है कि बच्चों की जो रेस लग गई है कि 99.9% मार्क्स किसके आएंगे, 0.8% मार्क्स किसके आएंगे। तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि बोर्ड एग्जाम को इजी कर दिया जाएगा और सारे बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो सारी रेस जो है वो आगे जाके फिर compete करेंगी हायर स्टडी के लिए या जॉब के लिए। बट ये जब असेसमेंट पॉलिसी बन जाएगी तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या पॉलिसी लेके आएंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे बोर्ड एग्जाम को। तो इसके बाद देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं। हायर एजुकेशन में इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रखी हैं, ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस दी हैं, कॉलेज ऑटोनॉमस होंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है इसने। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं कि है क्या ये पॉइंट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो करिकुलम्स है, जो सब्जेक्ट हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शन दी गई हैं कि फॉर एग्जांपल 4 साल की अगर ग्रेजुएशन है तो कहीं पे भी बच्चा छोड़ सकता है, कहीं पे भी एंटर कर सकता है फिर से। तो जितने भी ईयर्स वो कर लेगा उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्रेडिट सिस्टम होता है कि कितने एग्जाम दिए तो कितना क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, तो वैसा ही एक सिस्टम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है उसको क्रिएट करने की बात करती हैं। ये हमें आगे जाके पता चलेगा कि ये क्या काम करेगा फोरम। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी जो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करेगी। तो एक जेंडर इंक्लूजन फंड क्रिएट किया जाएगा। जिन रीजन पे बहुत ही एजुकेशन कम है, जिन रीजन्स में एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, तो उनमें स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी इन्होंने बात की है कि एफिलिएशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस भी होते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या सर्टिफिकेट देते हैं या डिग्री देते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है और बाकी का काम जो है वो इनके कॉलेजेस करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एफिलिएशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो उनको या तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा या फिर उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो अपने जो स्टूडेंट है उनकी इवैल्यूएशन खुद कर लेंगे, उनको डिग्री भी खुद ही दे देंगे। तो ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है कि अगर हम सारे कॉलेजेस को हम यूनिवर्सिटी का या ऑटोनॉमस बॉडी का स्टेटस दे देंगे तो उनको चेक कौन करेगा कि ये गलत काम कर रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी ने कोई प्राइवेट कॉलेज खोल रखा है तो अगर उसको हम यूनिवर्सिटी बना देंगे या ऑटोनॉमस बॉडी बना देंगे तो वो तो अपना जो प्राइवेट ओरिएंटेड कंपनीज करती हैं कि प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम है, पैसे दो और डिग्री लो वाला काम शुरू कर देंगे।
तो इस पर कोई चेक नहीं रह जाएगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी कह रही है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटीई है जो, उनको ख़त्म करके एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग करेगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इंडियन लैंग्वेजेस के इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज पे इसका एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो, वो 3 साल या 4 साल का होना चाहिए। वो अभी भी 3 या 4 साल के ही हैं वैसे, बट इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दे दी है कि अगर किसी ने 4 साल के कोर्स में एडमिशन ली है और 1 साल करने के बाद वो छोड़ देता है तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल करके छोड़ देता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल करता है तो उसे बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर 4 साल करता है तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च उसे डिग्री मिल जाएगी। तो ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं पे भी बच्चा छोड़ सकता है, कहीं पे भी फिर से ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ ही इन्होंने जो एमफिल है, एमफिल को ख़त्म कर दिया है। अब लोग जो हैं वो डायरेक्ट पीएचडी करेंगे। जो 4 साल की डिग्री खत्म कर लेगा वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा पीएचडी करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मास्टर डिग्रीज की जो वैल्यूज है वो कम कर दी हैं। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे लोग, उसके बाद पीएचडी करते थे, बट अभी इन्होंने बैचलर डिग्री विद रिसर्च अगर किसी ने 4 साल की कर ली है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, एनटीए, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट लेगी। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स कर दिए हैं किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए। पहले जो है वो बोर्ड एग्जाम देगा स्टूडेंट, उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद एडमिशन मिलेगी। तो बोर्ड एग्जाम को हमने इजी कर दिया ताकि सारे बच्चे जो है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे सकें। तो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो अपने आप एक डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सीट्स अगर लिमिटेड हुई तो जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो अच्छे कॉलेजेस में चले जाएंगे। तो यहाँ से भी एक हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम को ईजी करने वाली बात है वो तो यहाँ पे अपने आप नलीफाई होगी। तो बोर्ड एग्जाम को यहाँ पे देखेगा ही कोई नहीं, तो बोर्ड एग्जाम्स को खत्म ही कर देना चाहिए था। अगर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेके ही हायर एजुकेशन में एडमिशन देनी है तो बोर्ड एग्जाम की कोई वैल्यू रह नहीं जाती। सेकेंड इनका पॉइंट ये है कि रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। तो जैसे हमने पहले बात की है कि सारे कॉलेजेस को ऑटोनोमस कॉलेजेस बना दिया जाएगा, वो खुद ही डिग्री दे देंगे। ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी बना के प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो फायदा पहुंचाने की बात लग रही है। थर्ड ये कह रही है पॉलिसी के मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। बट इस एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट ये भी है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, तो आईआईटी टेक्निकल स्टडी करवाती है, आईआईएम जो है वो बिजनेस स्टडी कराती है। तो ये कहते हैं कि सभी को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि अगर आईआईटी को हम मल्टी डिसिप्लिनरी कर देंगे कि उसमें आर्ट्स के कोर्सेज भी चल रहे हैं, कॉमर्स के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आईआईटी का जो खुद का स्टेटस है वो भी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आईआईएम है, ऐसे ही एम्स है, तो एम्स में अगर मेडिकल की स्टडी होती है वहाँ पे अगर हम आर्ट्स की स्टडी कर देंगे तो वो भी एम्स का नाम खराब ही करेगी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि अगर आपने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बनानी है तो और बनाओ, बट जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको खराब मत करो। ऐसे ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, वो स्टडी करेगा, बट इसमें मेडिसिन और लॉ को छोड़ के बाकी सारी वो स्टडी करेगा। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है कि पहले तो 6 साल हो गए इस पॉलिसी को बनते हुए, 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई है, और उसके बाद हम एक कमीशन बना रहे हैं जो स्टडी करेगा कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है। बाकी ये हायर कमीशन अगर बनेगा तो अपनी रिपोर्ट देगा, फिर ही पता चलेगा कि ये क्या करना चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के चेंजेस। उसके बाद अलग से इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, स्वयं एक पोर्टल बनाएंगे, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे ऑनलाइन स्टडी करवाई जाएगी। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे असेसमेंट हो, चाहे प्लानिंग या एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हर जगह पे ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसे यूज़ किया जाएगा। जो टीचर्स की एजुकेशन है, जो टीचर बनेंगे आगे जाके, उनके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री बनाई जाएगी। तो पहले जो बीएड है वो 1 साल की होती है। तो ये भी एक न्यूट्रल पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई इंजीनियर बनता है तो 4 साल की डिग्री करता है,
तो टीचर बनने के लिए भी 4 साल की डिग्री कर लेगा। तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, ये हो जाए तो अच्छा ही है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इनकरेज किया जाएगा। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर इनकरेज हो जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, तो उनका मेन मोटिव एक ही होता है कि पैसा कमाना। तो वो फिर एक दुकानें बन जाएंगी, स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बनेंगे, तो दुकानें बन जाएंगी प्राइवेट फर्म्स की। दो स्टैंड अलोन जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीगल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम मल्टी डिसिप्लिनरी बना रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उनकी रेपुटेशन पे खतरा होगा ये चीज़ करना। अगर आपने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने हैं तो अलग से बनाओ, ना कि जो पहले इंस्टीट्यूट बने हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं उनको तोड़ के आप मल्टी डिसिप्लिनरी बनाओ। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इस पॉलिसी की? तो 2020 में इस पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। तो 21 और 22 के जो बैच है उसमें फॉर्मुलेट करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये एनसीईआरटी के साथ मिलके ये फ्रेमवर्क बनाएंगे, स्कूल एजुकेशन का करिकुलम चेंज करेंगे, उसके साथ ही टीचर्स का करिकुलम भी चेंज करेंगे। जो टीचर्स को पढ़ाई कराई जाएगी उसका फ्रेमवर्क भी चेंज करेंगे, जो बीएड बनाई जाएगी 4 साल की। और 2022 और 23 में एक असेसमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, टीचर्स को प्रिपेयर किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से आपने एग्जाम लेने हैं बच्चों के, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। 2025 और 26 है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। स्टेट्स और यूटीज को बोला जाएगा कि अपने स्कूल्स को रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करने में बहुत एक बड़ी बात आती है कि स्कूल्स को बंद भी किया जाता है। अगर किसी स्कूल में बच्चे कम है तो उसे रैशनलाइज करके बंद कर दिया जाता है और किसी और स्कूल के साथ उस बच्चों को जोड़ दिया जाता है। तो ये भी पॉलिसी यही कह रही है कि जो स्टेट और यूटी के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाएगा और प्राइवेट स्कूल्स नए खोले जाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी की जो डायरेक्शंस हैं वो किसी अच्छी तरफ नहीं जा रही, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। और ऐसे 2029 और 30 में जो टीचर्स हैं उनको कंपलसरी कर दिया जाएगा कि 4 ईयर बीएड डिग्री करके फ्री टीचर बने, और 2040 तक ये पॉलिसी जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें क्रिटिसिज्म क्या क्या आ रहे हैं? पहला तो है लैंग्वेज का, जो 3 लैंग्वेज इन्होंने फॉर्मूला बनाया है। बहुत सारी स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, तो उन्होंने कहा है कि हम ये फॉलो नहीं करेंगे 3 लैंग्वेज सिस्टम को। और जो इन्होंने कहा है कि वेर एवर पॉसिबल आप स्टडी जो है वो लोकल लैंग्वेज में करवाओ। तो वो भी अगर कोई ऑल इंडिया जॉब वाला है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को पढ़ाना। तो स्टेट्स जो हैं वो अपनी स्टेट के हिसाब से अगर लैंग्वेज रखेंगी, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं बट वो दिल्ली के नहीं है, वो कोई बिहार का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है। तो दिल्ली वाले जो हैं वो अपनी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल्स में, बट जो लोग बाहर से आके दिल्ली में सेटल हुए हैं उनकी मदर लैंग्वेज वो नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? या कोई पेरेंट अगर ट्रांसफ़र होके दिल्ली से महाराष्ट्र चला गया तो वहाँ पे मराठी में उनके बच्चे जो है वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? तो ये पॉलिसी ने कुछ भी नहीं बताया ऐसा। तो बोर्ड एग्ज़ाम को इजी किया जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले बच्चों के 99% मार्क्स आ रहे हैं, और इजी करके आप क्या एवेलुएट करना चाहते हैं। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम का कोई मोटिव ही नहीं रह जाता अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट लेके आगे बच्चों को एडमिशन देनी है। फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, बट ये IITs और IIM जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं उनको तोड़ के अगर मल्टी डिसिप्लिनरी बनाए जाएंगे तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। कॉलेजेस को ऑटोनोमस बना दिया जाएगा, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो अपना प्रॉफिट मेकिंग काम करेंगे, डिग्री को बेचने का काम कर देंगे, और ये जो कॉलेजेस हैं ये एक एजुकेशनल की शॉप्स बन जाएंगी। तो प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने कॉलेज खोलें, स्कूल्स खोलें। तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट मेकिंग का काम करेंगे, और वो कोई भी इनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इंग्लिश मीडियम में ही काम करेंगे। कि प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज किया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स को रैशनलाइज किया जा रहा है, उनको बंद किया जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इस पॉलिसी की। देन टीचर्स हैं, तो टीचर्स जो एजुकेशन का मेन पिलर होते हैं उन पे इस पॉलिसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा है कि 4 ईयर बीएड डिग्री कर देंगे टीचर्स के लिए। तो जो टीचर्स पहले काम कर रहे हैं, पहले टीचिंग कर रहे हैं, उनको आप कैसे एडजस्ट करोगे उस पॉलिसी में कि वो नए तरीके से रीअसेसमेंट लेंगे बच्चों की, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको वर्ल्ड क्लास टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे दिलाओगे आप? तो इस पे इस पॉलिसी ने कोई बात नहीं की। देन आंगनवाड़ी सिस्टम को मेन एजुकेशनल स्ट्रीम में ऐड कर दिया गया है, बट आंगनवाड़ी वर्कर्स को टीचिंग की जो ट्रेनिंग है वो कैसे दी जाएगी, इस पे कोई बात नहीं की गई।
जो आज की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज में टीचिंग की जॉब को खत्म किया जा रहा है, टीचर्स को जो है प्राइवेटली रखा जा रहा है 10-15 हज़ार पे। तो अगर टीचर्स का अपना फ्यूचर ही सेफ नहीं है तो वो, अगर टीचर्स का अपना फ्यूचर ही सेफ नहीं है कि उनको अपना फ्यूचर ही नहीं पता कि कल को उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनको गाइड करेंगे कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये बहुत ही एक बड़ा फ्लॉ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये एजुकेशन पॉलिसी ने इसको टच ही नहीं किया कि टीचर्स का फ्यूचर कैसे सेफ रखा जाएगा। तो ये पॉलिसी जो है इन चीज़ों पे साइलेंट है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर टीचिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता तो ये पॉलिसी जो है वो और भी बढ़िया होके बनती। तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं बट बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने टच ही नहीं किया और प्राइवेटाइजेशन करने पे ज़्यादा जोर दे रही है पॉलिसी। तो इसीलिए इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल लर्न बेटर, इसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।